आज 28 सितंबर है और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसमें यह है कि एशियन गेम्स में हमने निशानेबाजी में काफ़ी अच्छा किया वो। उसके बाद में सेकंड न्यूज़ है 5i। तीसरी न्यूज़ है वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड एक पैनल बना था उसके बारे में। चौथी है अप्सा के बारे में। पाँचवीं है एक रैंकिंग आई है टाइम्स की हायर एजुकेशन पे, उसके बारे में। फिर इंडियन स्मार्ट सिटीज़ का एक कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें ये अवार्ड दिए गए। अवार्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो एक न्यूज़ है। उसके बाद में नेपाल की जो क्रिकेट टीम है उसने बहुत सारे रिकॉर्ड कल के मैच में बना दिए। मंगोलिया के खिलाफ मैच था वो है। फिर लास्ट में सबसे पहले जो एमी अवार्ड्स होते हैं उसके बारे में न्यूज़ है, और ऑस्कर में हमारी कौन सी मूवी गई है उसके बारे में न्यूज़ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज के बारे में है। तो पहली न्यूज़ हम देखते हैं कि जो 19th एशियन गेम्स हो रहे हैं हांगझू में, उसमें निशानेबाजी में हमने कल 2 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इसमें किसने क्या क्या किया है देखो। एक तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? सिफित कौर सामरा ने बनाया है 50 मीटर सिमरन कौर सामरा ने बनाया है 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन में, इंडिविजुअल लेवल पे बनाया है, ना कि टीम के लेवल पे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, उनको गोल्ड मेडल भी मिला है। उसके अलावा कौन कौन से लोग विजेता रहे महिला टीम में देखा जाए तो 25 मीटर पिस्टल में मिला है मनु भाकर को, ईशा को और रिदम को। ये टीम के लेवल में मिला है, और इसी में जो ईशा हैं उनको व्यक्तिगत लेवल पे सिल्वर मेडल मिला है। उसके बाद में 50 मीटर राइफल का मैंने ये बता ही दिया। फिर तीसरा पुरुषों की टीम में किसको मिला है? टीम में देखा जाए तो कुछ मतलब ब्रॉन्ज मेडल मिला है टीम के मामले में, और व्यक्तिगत लेवल पर देखा जाए तो आनंदजीत सिंह रेणुका को मिला है व्यक्तिगत लेवल पे, वो भी सिल्वर मेडल मिला है। उसके बाद में एक सेलिंग होता है, उसमें विष्णु सर्वनन को मिला है ब्रॉन्ज मेडल। तो 2 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर और 2 कांस्य मेडल मिला। बाकी पूरी लिस्ट एशियन गेम्स कंप्लीट होने के बाद में बना के आपको दे देंगे। उसके बाद में जो दूसरी न्यूज़ है अप्सा के बारे में। अप्सा के बारे में न्यूज़ ये है कि मणिपुर के कुछ एरियाज़ में 6 महीने के लिए अप्सा को और बढ़ा दिया गया है। तो ये है क्या? अप्सा जो कानून है इसको बोला जाता है सशस्त्र बल अधिनियम 1958 के तहत बनाता है। इसके तहत जिनको अशांत क्षेत्र घोषित किए जाते हैं वहाँ पे सुरक्षा बलों को कुछ पावर दे दिए जाते हैं। तो अशांत क्षेत्र कौन घोषित करता है? अशांत क्षेत्र घोषित करने का काम राज्यपाल करता है। और उनको जब कोई क्षेत्र अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया राज्यपाल ने, तो वहाँ पे सेना को पावर मिलेगी। पावर क्या मिलेगी कि वो चेतावनी देने के बाद में बल प्रयोग कर सकते हैं। उस बल प्रयोग में गोली चलाना भी शामिल हो सकता है। यदि किसी के ऊपर डाउट हुआ तो उसको बिना वारंट के तलाशी भी ले सकते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये है अप्सा कानून। उसके बाद में एक ये है, पिछले साल एक न्यूज़ आई थी कि 2 आइस कपल दिल्ली के स्टेडियम में अपने कुत्ते को टहलाने ले जाने के लिए वहाँ के सारे एथलीट्स को बाहर निकाल देते थे। तो उन IAS ऑफिसर्स पे सिविल सर्विसेज नियम 1972 के रूल 48 के तहत उनको जबरन रिटायर कर दिया गया। पहले उनका नाम था रिंकू दुग्गा। इसको मेंस में GS2 के पेपर में या फिर GS4 के पेपर में एज एग्जाम्पल और केस स्टडी के रूप में लिख सकते थे। बाकी इनके हस्बैंड भी थे, उनको रिटायर नहीं किया गया। ये दोनों लोग ही गुनहगार थे, तो उनके बारे में भी जांच पड़ताल चल रही है। तो उनके हस्बैंड का नाम था संजीव खिरवार। पत्नी जो रिंकी दुग्गा थी उनको हटा दिया गया। उसके बाद में एक देश एक चुनाव जो है, इस पर एक पैनल बना है डिसाइड करने के लिए कि कब तक लागू हो सकता है, किस तरीके से लागू हो सकता है, सारे पॉलिटिकल पार्टी में कंसेंसस कैसे बन सकता है। उसको जो हेड कर रहे हैं वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति अरविंद कोविंद नाथ जी कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में जो वर्ल्ड रैंकिंग आई है, टाइम्स की वर्ल्ड रैंकिंग है यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के। ये पहली बार ऐसा है कि हमारी 91 यूनिवर्सिटीज़ को इसमें जगह दी गई है। 91 यूनिवर्सिटीज़ शामिल हुई हैं, इसलिए हमारा जो रैंक है वर्ल्ड के लेवल पे चौथे नंबर पे, जबकि पिछले साल 75 यूनिवर्सिटीज़ ही इस रैंकिंग में शामिल थी, और उसकी वजह से हमारी जो रैंकिंग थी वर्ल्ड में 6 नंबर पे थे। अभी जो 91 यूनिवर्सिटीज़ के चक्कर में बढ़ करके 4th रैंकिंग हो गई है। इसमें सबसे ज़्यादा जो टॉप किया है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु ने किया है। ठीक है। इस रैंकिंग में नहीं, मतलब भारत की तरफ से इस रैंकिंग में टॉप करने वाला इंस्टीट्यूट यह है। ठीक है। और दूसरे इंस्टीट्यूट में कौन सी है? एक अन्ना यूनिवर्सिटी होगी, जामिया मिलिया इस्लामिया होगी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी होगी, सुलंजी हो गए, ये सब हो गए। बाकी इसकी एक खास बात यह है कि जो हमारे टॉप की IIT है, जैसे IIT बॉम्बे हो गई, IIT दिल्ली हो गई, वो लगातार पिछले 4 सालों से इस यूनिवर्सिटीज़ का बहिष्कार कर रही हैं। ये रैंकिंग जो है 18 संकेतकों के आधार पर दी जाती है और 5 श्रेणियों में दिया गया है। ठीक है, बस हमको इतना याद रखना। 91 यूनिवर्सिटीज़ पहली बार शामिल हुई है, 4थी रैंकिंग है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु जो है उसको वो इंडिया में टॉप करने वाली इंस्टीट्यूट बन गई है। उसके बाद में अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड। हाँ, जो एशिया पैसिफिक के जो हेड हैं
उनका एक सम्मेलन हो रहा है। एशिया पैसिफिक के जो आर्मीज़ के हेड है उनका एक सम्मेलन हो रहा है। इसको ऑर्गेनाइज कौन करा है? अमेरिका और भारत करा रहा है। आयोजन कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली, इंडिया में हो रहा है। बस इतना ज़रूरी और ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उसके बाद में जो हमारा लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन का जो हेड है, चेयरमैन है, वो है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। लॉ कमीशन के जो हेड है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। लॉ कमीशन होता है क्या है? लॉ कमीशन जो होता है मिनिस्ट्री ऑफ जो लॉ है, मतलब कानून मंत्रालय, उसको विभिन्न कानूनों के संदर्भ में सुझाव देता है कि किस संबंध में कौन सा कानून बनाना चाहिए, किसकी ज़रूरत है, क्या होना चाहिए। बहुत सारे विषयों पे जांच कर रहा है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन पे भी ये सोच रहा है। उसके बाद पोस्को एक्ट से रिलेटेड क्या संशोधन होना चाहिए उसके बारे में सोच रहा है। तो बस इतना याद रखना है कि विधि आयोग मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर आता है और कानूनों में सुधार को लेकर के ये अनुशंसाएँ करता है सरकार को। और इसके जो अभी चेयरमैन है वो जस्टिस ऋतुराज अवस्थी जी हैं। उसके बाद में हाँ, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कुछ सजेशंस दिए हैं कि ट्रांसजेंडर लोगों को हम कैसे और एम्पावर कर सकते हैं ताकि उनका सोसाइटी में पार्टिसिपेशन भी अच्छे से हो और वो अच्छे तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी कर सके। तो इसको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने क्या क्या संशोधन दिए? पहले तो बोला कि जो फैमिली पेंशन और पैतृक जमीन होती है उसमें उनको उत्तराधिकार मिले, वो उत्तराधिकार नहीं मिलता है। दूसरा क्या है? ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारियों का संरक्षण अधिनियम 2020 के जो धारा 10 है उसके तहत एक ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बनाने की बात हुई थी, तो ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड बनना चाहिए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी संवेदनशील बनाना चाहिए और जागरूक करना चाहिए ताकि जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उनके विकास हो सके, उनका शैक्षणिक काम हो सके आंगनवाड़ी में, उनको भेदभाव ना किया जाए उनके खिलाफ। उसके बाद में कानून के खिलाफ जो कानूनी संरक्षण देने के लिए क्या होगा? पुलिस महानिर्देशक या फिर उनके द्वारा जो नामित एक व्यक्ति होगा उसके अंदर एक ट्रांसजेंडर संरक्षण सेल बनाया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि जो लिंग परिवर्तन सर्जरी होती है उसमें भी मदद करना होता है। बाकी क्या होता है? ट्रांसजेंडर्स के लिए हॉस्पिटल्स की बहुत कमी है उनके स्पेसिफिक मेडिकल नीड्स को देखते हुए, तो उसकी भी व्यवस्था करने के लिए बोली गई है। बाकी डिग्री, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आर्थिक मदद भी दी जाएगी। और कोई सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहता है तो उसमें एज ए थर्ड जेंडर इनको शामिल किया जाना चाहिए। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सुझाव दिए हैं ट्रांसजेंडर को सशक्तिकरण के लिए। उसके बाद में अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़, इन सब पेज पे कुछ नहीं है, ऐसे ही पॉलिटिक्स चल रही है। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी। हाँ, बाकी क्या हुआ कि अभी एक स्टेपल्ड वीज़ा वाला इशू आया था कि चाइना ने हमारे कुछ जो अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर्स हैं उनको स्टेपल वीज़ा दे रहे थे या फिर नॉर्मल वीज़ा के तहत उनको ले नहीं रहे थे, जिसकी वजह से हमारे जो अरुणाचल प्रदेश के प्लेयर हैं वो शामिल नहीं हो पाए एशियन गेम में। तो उनके लिए क्या किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, उन्होंने इन लोगों को प्रोत्साहन राशि दी है ताकि ये लोग हतोत्साहित ना हो कि इतने सालों तक लोग मेहनत करते हैं और जब मेन इवेंट आए तो उसमें पार्टिसिपेट ही करने को नहीं मिल रहा है। तो उनको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने राज्य की स्कीम है उसके तहत 20-20 लाख रुपये हर एक प्लेयर को दिया है। ठीक है, 20-20 लाख रुपये। तो एक अच्छी चीज़ है ताकि मोराल नहीं डाउन होना चाहिए। मोराल डाउन हो जाएगा तो फिर आगे कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए मोराल को आप बढ़ाए रखने के लिए अरुणाचल प्रदेश की पॉलिसी के तहत ही प्रत्येक खिलाड़ी को 20-20 लाख रुपये का दिए गए। उसके बाद में जो हमारी स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव हुआ है, स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ हुआ है? स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव हुआ है एमपी में। ठीक है, इसके तहत अवार्ड दिए गए। अवार्ड किसने दिए हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मतलब वितरित किए हैं। फर्स्ट कौन आया है? इंदौर हमेशा के तरीके फर्स्ट है स्मार्ट सिटी में। सेकंड नंबर पे सूरत आया है। तीसरे नंबर पे कौन आया है? तीसरे नंबर पे आगरा आया। फर्स्ट जो है इंदौर, सेकंड जो है सूरत, थर्ड जो है आगरा। ये हो गया। ये प्रदेश के लेवल पे देखा जाए, प्रदेश के लेवल पे एमपी फर्स्ट है, तमिलनाडु सेकंड है और थर्ड में 2 लोग हैं, यूपी और राजस्थान, ये थर्ड है। और यूटीज़ में देखा जाए, यूटीज़ में चंडीगढ़ फर्स्ट है। उसके बाद में और बहुत सारी छोटी छोटी कैटेगरीज़ हैं, वो ये सारी दी गई। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक बार देख लेना है। बाकी इंपॉर्टेंट यही है कि 3 स्टेट, सबसे पहला स्टेट कौन सा है? एमपी, जहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है और वही टॉप पे रहा है। दूसरा तमिलनाडु, तीसरा हमारा यूपी एंड राजस्थान। और 3 शहर कौन कौन से? फर्स्ट इंदौर, दूसरा सूरत और तीसरा आगरा। और यूटी में कौन सा हमारा? चंडीगढ़। बस दिया किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है। और ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ? ऑर्गेनाइज भी इंदौर में ही हुआ है। उसके बाद में एक ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है, जिस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है राष्ट्रीय शर्करा संस्थान। ये है कहाँ पे? राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है कानपुर में। इसके तहत जो चीनी बनाना होता है, चीनी बनाने का कॉस्ट जो होगा वो भी काफ़ी कम हो जाएगा और साथ ही जो उसकी लागत है वो भी कम हो जाएगी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बार पूछा गया है यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के पेपर में या फिर आरओ में, तो ये याद रखना है कि जो राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है वो कानपुर में है। उसके बाद में
एडिटोरियल्स हमारे लिए अभी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी में कोई अच्छी खबर है नहीं हमारे लिए अभी। और हाँ, आर्ट एंड कल्चर में देखते हैं। आर्ट एंड कल्चर में नेपाल में एक फेस्टिवल होता है जो कि 17th सेंचुरी से मनाया जा रहा है, 17th सेंचुरी से मनाया जा रहा है, जिसका नाम है जीविता कुमारी पूजा। जैसे हमारे यहाँ नौ दुर्गा के बाद में कन्या पूजन होता है ना, वैसे ही वहाँ पर 9 साल से कम बच्ची, मतलब 9 साल से कम उम्र की जो बच्चियाँ होती हैं उनकी पूजन करके उनको वैसे ही कन्या ने खिलाया जाता है। इससे मान्यता होती है कि सबका कल्याण होगा। और एक देवी भी है वहाँ पे, जीविता कुमारी। तो जीविता कुमारी ऐसे करके एक देवी जी हैं, उनके नाम पे ही पूजा ऑर्गेनाइज होती है। ये 17th सेंचुरी से चल रही है और अभी इसको सेलिब्रेट किया गया। तो बस इतना याद रखना है, जीविता कुमारी पूजा कहाँ होती है? नेपाल में होती है, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद में गेम्स में अभी एशियन गेम्स में हम कहाँ पे 7वें नंबर पे ही चल रहे हैं। हमने अभी तक टोटल कितना 5 गोल्ड जीते हैं, 7 सिल्वर मेडल जीते हैं और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। बाकी नेपाल ने क्या कांड कर दिया है वो देखते हैं। नेपाल ने कांड किया है, हिस्ट्री रचती है। नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ मैच था, उसमें फास्टेस्ट 100 रन बनाने वाले कौन हुए? कुशल मल्ल हुए। कुशल मल्ल ने 34 गेंदों में सेंचुरी लगा दी, ठीक है। कुशल मल्ल ने ओनली 34 बॉल्स में। उसके बाद में नेपाल ने मंगोलिया को 314 रन बना दिए T20 मैच में। सोचो, मंगोलिया के खिलाफ T20 मैच में उन्होंने 314 रन बना दिए, ये हाईएस्ट स्कोर है T20 मैच में। और इसी में एक दीपेंद्र सिंह हैं, दीपेंद्र सिंह ने सिर्फ 9 गेंदों में हाफ सेंचुरी बना दी, ये भी रिकॉर्ड बन गया। उसके बाद में इन्होंने युवराज सिंह के जो 6 छक्का वाला रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ दिया। तो 2-3 चीज़ें क्या क्या याद रखनी इसमें। एक कुशल मल्ल है जिन्होंने 34 गेंदों में सेंचुरी बना दी, 314 रन T20 मैच में बनाने वाली पहली टीम बन गई। दीपेंद्र सिंह ने युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और 9 छक्के लगा दिए। उसके बाद में ये देखा जाएगा ना, तो 34 गेंदों में सेंचुरी बनाने वाले और लोग कौन से हैं? तो कोई नहीं है। दूसरा रिकॉर्ड जो था वो डेविड मिलर का था 35 गेंदों में, और रोहित शर्मा का श्रीलंका के खिलाफ था 35 गेंदों में। तो एक तरीके से ये इतिहास बन गया है। उसके बाद में एमी अवार्ड पे बाद में देखते हैं। अभी IMF ने कुछ इंडिया के बारे में बोला है। IMF बोल रहा है कि भारत जो है 2025 तक वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। अभी हम कौन सी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और भारत का टारगेट 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का है। तो IMF ने बोला कि 2025 तक हम 4th लार्जेस्ट हो जाएंगे। एमी पुरस्कार किस चीज़ के लिए होते हैं? जो भी टीवी के मामले में या कुछ मतलब टीवी सीरियल के मामले में विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये। तो इसमें 3 भारतीयों को नामित किया गया है। अभी अवार्ड 20 नवंबर को दिए जाएंगे, तो पता लगेगा कौन जीता है। लेकिन नामित किसको किया गया? जिम सरफ को, सैफ अली शाह को और वीरदास को। जिम सरफ को किसके लिए किया गया? रॉकेटरी आए थे ना, रॉकेट बॉयज़ करके, उस मूवी के लिए। सैफ अली शाह को दिल्ली क्राइम सीजन 2 के लिए, और वीरदास को एक कॉमेडी सीन्स के लिए। इनको सैफ अली शाह को बेस्ट एक्ट्रेसेस के लिए, जिम सरफ को बेस्ट एक्टर के लिए, और वीरदास को कॉमेडी के लिए किया गया है। बेस्ट डायरेक्टर में एकता कपूर को नामित किया गया है। और भारत ने अभी ऑस्कर के लिए मूवीज़ भेजी जाती है ना, तो भारत ने 2018 की एवरीवन इज़ अ हीरो, एक मलयालम मूवी है। मलयालम मूवी मतलब केरल की है, और जो केरल में बाढ़ आई थी उसके ऊपर बनी है, तो उसको ऑस्कर के लिए भेजा है। तो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सारी कंप्लीट होती हैं। सो थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।